हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में ये डिस्कस किया था कि रेशियो क्या होता है और उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और ये देखा था कि रेशियो को हम क्वेश्चंस में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। एक तो डायरेक्टली रेशो के ऊपर बेस्ड होते हैं, एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली रेशो के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चंस होगा इतना बड़ा। ठीक है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं पे रेशो का यूज किया होगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस हो सकता है आपका नंबर सिस्टम का हो सकता है टाइम एंड डिस्टेंस का हो सकता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का हो, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रेशो को यूज किया होगा। देखो दो टॉपिक परसेंटेज एंड रेशो प्रोपोर्शन ऐसे हैं, इनसे हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएं और हो सकता है किसी और टॉपिक के अंदर इनको यूज कर लिया जाए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है आना। ठीक है, आपको बेसिक प्रॉपर्टी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, लेटर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशोज इज ग्रेटर 17:18 एंड 10:11। ठीक है, हमारे पास दो रेशियो गिवन है, 17:18 एंड 10:11। हमको बताना है कि कौन सा इनमें बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 17/18 और इसको लिख सकता हूँ 10/11। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 17 को डिवाइड कर देता हूँ 18 से और यहाँ पे 10 को डिवाइड कर देता हूँ 11 से, और ये देख लेता हूँ कि जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है। ठीक है, यदि ये रिजल्ट बड़ा होता है तो मैं कह दूंगा 17/18 बड़ा होगा, और यदि ये छोटा होता है तो मैं कह दूंगा 17/18 छोटा होगा। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे इस तरीके से होंगे कि डिवाइड करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आसान कैसे करते हैं। ठीक है, लेटर से मेरे पास दो रेशियो गिवन है, A/B एंड C/D। ठीक है, अब उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा रेशियो बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A/B और इसको लिख सकता हूँ C/D। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है A का D के साथ और C का B के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा AD, और आपको क्या करना है BC इनका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, A का D के साथ C का B के साथ कर दिया। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यदि AD बड़ा आता है BC से, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया A को D के साथ और C को B के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ये देखा कि AD बड़ा आता है, तो मैं कह दूंगा कि A/B इज ग्रेटर देन A/B इज ग्रेटर देन C/D। ठीक है, यदि ये इस तरीके से आता, किस तरीके से, AD, ठीक है, AD स्मॉलर देन BC। ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं कह देता A/B इज स्मॉलर देन C/D। ठीक है, यदि ये इक्वल आते, किस तरीके से इक्वल आते, देखो आप एक बार ध्यान से देखो, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, इनका जो रिजल्ट आता A का D में मल्टीप्लाई करने के बाद और C का B में मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता, यदि वो इक्वल होता तो मैं कह देता A/B इज इक्वल टू C/D। तो इसका मतलब है A/B ग्रेटर देन है C/D से, इसका मतलब है A/B स्मॉलर है C/D से, और इसका मतलब है A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, आपको समझ आया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या, 17:18 एंड 10:11। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 17/18 और ये हो जाएगा 10/11। ठीक है, तो 17 का 11 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो आसानी से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 17 10 जा कितना होता है 170। अब एक और बचा है क्योंकि 11 है, तो एक और क्या है 17 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 187। क्या हो जाएगा 187। अब ये क्या हो जाएगा, जब मैं 10 का 18 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 180, तो आप देख सकते हो 187 बड़ा होगा 180 से, तो मैं कह दूंगा कि 17/18 इज द जो रेशियो है 17/18 वो ग्रेटर है 10:11 से। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बताना था मेरा मेन मकसद। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता लग जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट के बेस पे हमको बता देना कि कौन सा छोटा है या बड़ा है या इक्वल है। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आप 10 to 15 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है,
और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। इसकी ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपको पार्ट 1 देखना जरूरी है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख सकता है प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। हो सकता है आज की जो चीज़ें हैं वो कुछ ही समझ आए, ठीक है। तो देखो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था यदि A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू K/L, इस तरीके से गिवन है, ठीक है। अब उन्होंने आपसे पूछ लिया A प्लस C प्लस E, यानी कि ऊपर वाले को ऊपर ऐड कर दो, नीचे वाले को नीचे ऐड कर दो, B प्लस D प्लस F, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? तो मैंने बताया था डायरेक्टली ये हो जाएगा K/L के इक्वल। और मैंने इसको आपको डिटेल में समझाया था ये कि किस तरीके से ये हम इक्वल कर रहे हैं प्रूव, ठीक है। मैंने प्रूव करके बताया था आपको। अब देखो ये एक चीज़ और भी बताई थी, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे होता M/N तो जब ये काम नहीं करेगा, ठीक है, फिर ये काम नहीं करेगा, ये फेल हो जाएगा। कब ये काम करेगा? फिर आपको M/N को भी ऐड करना होगा। सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए, यानी कि एक ही रेशो होना चाहिए जो बचा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमने इंक्लूड कर लिया और ये भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन एक यहाँ पर रह चुका है, इसको नहीं छोड़ना है। तो ये केस नहीं काम करेगा। कब ये काम करेगा? यदि हम इसको भी इंक्लूड कर दें। यदि ये ऐसे होता A प्लस C प्लस E प्लस M अपॉन B प्लस D प्लस F प्लस N, तो मैं कह सकता था ये K/L के इक्वल हो जाएगा। अभी ये इक्वल है तो मुझे नहीं पता इक्वल है या नहीं है, हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हाँ ये इक्वल है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से होता C प्लस E प्लस K प्लस M अपॉन D प्लस F प्लस L प्लस N, ये किसके इक्वल होगा? तो मैं कह सकता हूँ ये चारों हमने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। और बचा क्या? ये A/B, तो मैं लिख दूंगा इसको डायरेक्टली A/B के इक्वल, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि 10/13, 11/28, 21/11, 12/11 इज इक्वल टू K। तो हमको K की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो क्या करूँ मैं, डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 10/13 इज इक्वल टू 11/28 इज इक्वल टू 21/11 इज इक्वल टू 12/11 इज इक्वल टू K/1, ठीक है। K के नीचे मैं 1 लगा दूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए? K/1 चाहिए, ठीक है। तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, ऊपर को ऊपर ऐड कर देता हूँ, और जो नीचे वाला पार्ट है जो न्यूमरेटर है उसको ऊपर ऐड कर देता हूँ, और जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको नीचे ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 12 डिवाइड बाय 13 प्लस 28 प्लस 11 प्लस 11, ठीक है, इज इक्वल टू K/1, ठीक है। अब देखो आप इसको ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा? ये 4, और यहाँ पे 1 2 3 और 2 5, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? 1 और 1 2 8 10, और ये 13 का 3, ठीक है, 1 कैरी, तो 1 और 2 और 3 2 5 और 1 6, ठीक है, इज इक्वल टू K/1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6/7 इज इक्वल टू K/1। तो मैं कह सकता हूँ जो K होगा वो होगा 6/7, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो काफ़ी आसानी से। कुछ नहीं है, आपको देखो एडिशन में टाइम लग सकता है, लेकिन करना कैसे है उसमें टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है कि ऊपर वाले को ऊपर ऐड कर दो, नीचे वाले को नीचे, लेकिन सारा ऐड करना है। कोई भी रेशियो हमको छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी एक को मिस कर दो, नहीं, सबको हमको इंक्लूड करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है रेशो के अंदर हाउ टू कंबाइन रेशोज, ठीक है। रेशोज को कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो कंबाइन करने के लिए यदि आप किन्हीं भी दो चीज़ तो कम से कम होनी चाहिए कंबाइन करने के लिए। ऐसा नहीं किसी एक चीज़ को आप कंबाइन कर सकते हो, नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 क्वांटिटीज आपके पास होनी चाहिए जब भी आप कंबाइन कर पाओगे, ठीक है। तो आपको 2 रेशोज और 3 रेशोज को ही देखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा एग्जाम में हमारे में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे एप्टीट्यूड को एज अ क्वालिफाई यूज किया जाता है वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते, ठीक है। लेकिन जहाँ पे देखो टोटली जो ओवरऑल एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे एप्टीट्यूड के ऊपर ही यदि वो बेस्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो अच्छे से डिटेल में पूछते हैं, ठीक है। आप इन डेप्थ वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अगर सुना होगा IELTS होता है, ठीक है, और
GRE होता है, ठीक है, इन सब में एप्टीट्यूड होता है, या फिर आपने सुना होगा कैट, ठीक है, कैट में भी ओनली एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। अब हमारे में क्या है, ये तो एक बेसिक पार्ट होता है, ठीक है, ये तो एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, क्वालिफाई के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इसमें आपसे इन डेप्थ नहीं पूछेंगे, ठीक है, बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जितने भी आज तक क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेशो और 3 रेशो वाले ही होंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 रेशोज गिवन है, A/B N1/D1 एंड B/C इज इक्वल टू N2/D2, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है, जब ही आप कंबाइन कर पाओगे, ठीक है। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या कभी आप कंबाइन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। कंबाइन का मतलब लेटर से ये आप हो, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। आप फ्रेंड कैसे बने? जब आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी जो कॉमन रही होगी, ठीक है, कोई ना कोई, जब आप सोचते हो, जो आपकी थिंकिंग है कोई ना कोई मैच करी होगी, जब भी आप फ्रेंड बन सकते हो, जब भी आप कंबाइन हो सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, कुछ ना कुछ कॉमन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है, कुछ भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी के साथ रेशियो बना रहा है N1/D1, तो मैं कह सकता हूँ ए क्या हो गया N1 और बी क्या हो गया D1। यहाँ पे देखो बी सी के साथ क्या कर रहा है, सी क्या है D2 और बी क्या है यहाँ पे N2। तो आप देख सकते हो ए के साथ बी की वैल्यू है हमारे पास D1 और सी के साथ बी की वैल्यू है N2। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या है हमारी, चेंज है, ठीक है। तो पहली बात देखो, मैं आपको एक नॉर्मल मैथमेटिकल एग्जाम्पल देता हूँ। लेटर से मेरे पास A/B है 2/3 एंड B/C है मेरे पास 3/8, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, A/B/C निकालना है, इसी को बोलते हैं कंबाइन रेशियो, यानी कि कंबाइन कर देना है, ठीक है। जो कॉमन है उसको एक बार ही काउंट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं 2 बार काउंट करना है, ठीक है। A B C, ठीक है। अब देखो A क्या है यहाँ पे 2, B क्या है 3, ठीक है। A, ये कहने का मतलब जो B है वो A के साथ 3 बनाता है और यहाँ पे B C के साथ 3 बना रहा है, यानी कि दोनों जगह सेम है। तो मैं लिख दूंगा, देखो यहाँ पे B क्या है 3, यहाँ पे B क्या है 3, तो मैं लिख दूंगा A क्या हो जाएगा 2/3/8, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, यदि ये कॉमन ना हो, ठीक है, यदि ये इस तरीके से हो, A/B है 2/3 एंड B/C है हमारे पास 5/4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा कि इनको इक्वल करना पड़ेगा। किसको? यहाँ पे B क्या है 3 और यहाँ पे B क्या है 5, तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करते हैं, आपने देखो ये 9th क्लास में किया होगा, ठीक है। x - 2y = 5 और यहाँ पे लिखा है x + 10y = 6। आप उन्होंने पूछ लिया कि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करते थे, एक इक्वेशन को पिक करो, ठीक है, इसको पिक करेंगे और यहाँ पे देखो 10 है तो इसको 10 बना लेते हैं। इसको 10 बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 से इंटू कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5x - 10y = 25। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते थे, बेसिकली एलसीएम लेते थे इन दोनों का, ठीक है। या फिर अगर ये इस तरीके से हो x - 2y = समथिंग एंड x + 3y = समथिंग। तो अब देखो यहाँ पे इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करूँगा, इसमें मैं 3 से इंटू कर दूँ, इसमें 3 से इंटू कर दूँ और इसमें मैं 2 से इंटू कर दूँ। क्यों? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से इंटू कर दूँ, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से इंटू कर दूँ, ठीक है। जब मैं इसमें 3 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 3x - 6y = जो भी नंबर है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 6y, तो देखो ये कॉमन हो गया। अभी इनको मैं आसानी से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यही काम हमको यहाँ पे करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं क्या करूँ, इस वाले में मैं इंटू कर देता हूँ 5 से और इस वाले में इंटू कर देता हूँ 3 से। तो अब होगा क्या, यहाँ पे A/B क्या हो जाएगा, 5 से इंटू करने के बाद 10/15। यहाँ पे क्या हो जाएगा B/C 3 से इंटू करने के बाद 15/12। अब देखो B A के साथ क्या है 15 और B C के साथ क्या है 15। अब कॉमन हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया, तो मैं कह दूंगा A/B/C हो जाएगा 10/15/12, ठीक है। आपको समझ आया, ठीक है। देखो मैथमेटिकल एग्जाम्पल से जब हम समझते हैं तो चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको, देखो ये है हमारे पास, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है D1 और यहाँ पे क्या है N2, तो इसमें मैं किससे इंटू कर देता हूँ, N2 से इंटू कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा A/B हो जाएगा आपके पास
किससे इंटू करना है, N2 से। तो ये क्या हो जाएगा N1 इंटू N2, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूँ N1 N2 रेशियो D1 N2, और B रेशियो C क्या हो जाएगा D1, यहाँ पे किससे इंटू करूँगा D2 से, ठीक है। इस वाले में किससे इंटू करूँगा N2 से, और इस वाले में किससे इंटू करूँगा D1 से। तो ये क्या हो जाएगा D1 N2, और ये हो जाएगा आपके पास में D1 D2। अब देखो ये कॉमन हो गया D1 N2 D1 N2, तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा N1 N2 रेशियो D1 N2 रेशियो D1 D2। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये मैंने एक आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब देखो एक पहला मेथड है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक और इससे आसान मेथड होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले आपको सारा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ही आपको उसमें से शॉर्ट ट्रिक्स को बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स सीखना, नहीं, पहले आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पहला मेथड था जो मैंने बता दिया, 2 रेशियोज को कंबाइन करने के लिए। सेकेंड मेथड ये है, A रेशियो B है मेरे पास N1 D1, और B रेशियो C है मेरे पास N2 D2। आप देख सकते हो A B और B C, मैंने B को कॉमन कर लिया है, ठीक है, उसी के नीचे लिखा है इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखूंगा N1 N2, तो ये क्या हो जाएगा N1 N2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा D1 N2, तो ये हो जाएगा रेशियो D1 N2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा D1 D2। पहले के लिए क्या करना है, पहली वाली रो को मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, ये जो भी आपका डायगोनल बन रहा है इस तरीके से, और जो लास्ट वाला है उसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो लास्ट क्या हो जाएगा D1 D2, और फर्स्ट क्या हो जाएगा N1 N2, ठीक है। मिडल को क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हो N1 N2 D1 N2 और D1 D2, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ जो इससे भी आसान है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसी को 3 रेशोज को कंबाइन करने के लिए करेंगे तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा अजीब तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड मेथड कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, सेकंड को ही मैं थर्ड बना देता हूँ। देखो यहाँ पे N2 है, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं N2, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इसको D2, क्योंकि देखो यहाँ तक है हमारे पास 1 2 3 1 2 3। अब देखो सारे फुलफिल हो गए, आपस में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, N1 की N2 के साथ, D1 की N2 के साथ, और D2 की ये क्या हो जाएगा D1 की D2 के साथ, ठीक है। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं देखना है कि इस तरीके से करना है इस तरीके से करना है, तो जब आप 3 रेशो वाले करोगे तो वो भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी देखो आपको मुझे लगता है कि जो 2 रेशोज को कंबाइन करने वाला जो तरीका है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अभी हम 3rd रेशो वाले को डिस्कस करते हैं। अब देखो हमको देखना है कि हम 3 रेशोज को कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक रेशियो गिवन है, A रेशियो B N1 D1, BC N2 D2, NCD N3 D3, ठीक है। अब देखो एक तरीका मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, तो यहाँ पे B क्या है D1 और यहाँ पे B क्या है N2, तो इसमें मैं किससे इंटू कर देता हूँ, इसमें मैं N2 से इंटू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं D1 से इंटू कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे B क्या है D1 और यहाँ पे B क्या है आपका N2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे CD है, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन था दोनों के अंदर B, यहाँ पे दोनों के अंदर क्या कॉमन है, C कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे C क्या है मेरे पास D2 और यहाँ पे C क्या है N3, तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ N3 से और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ D2 से। तो ये मेथड कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि इतना डिफिकल्ट हो जाए कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बजाय और ज़्यादा फैल जाए क्वेश्चंस, ठीक है, आपसे सॉल्व ही ना हो, ठीक है, और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर आप चाहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको, ताकि ऐसा ना लगे कि ये मेथड नहीं काम करता है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। अब देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, A रेशियो B 3 रेशियो 4, B रेशियो C 5 रेशियो 6 एंड CD लिया है 2 रेशियो 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B क्या है 4 और यहाँ पे B क्या है 5, तो मैं यहाँ पे 5 के साथ इंटू करूँगा और यहाँ पे 4 से इंटू करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो यहाँ पे C क्या है 6 और यहाँ पे C क्या है 2, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6 से इंटू करूँगा और यहाँ पे 2 से, ठीक है। जब ये 2 रेशोज थे तो ये आसानी से हो जा रहा था, लेकिन 3 में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। कैसे, देखो जब मैं इसका इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 15 रेशियो 20
ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाता है 8, मैं 8 का इंटू करूँगा अब, ठीक है। 4 का अलग कर लो, फिर 2 का कर लो, या फिर आप डायरेक्टली इन दोनों का इंटू करके इंटू कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जा कितना होता है 40 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है CD, तो 6 से इंटू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 12 रेशियो 18। अब आप देख सकते हो कि ये क्या है B C एंड C D। देखो यहाँ पे B क्या है 20, यहाँ पे B क्या है 40, यहाँ पे C क्या है 48, यहाँ पे C क्या है 12। अब देखो अभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, देखो इसको यदि मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 24। सिमिलरली यहाँ पे मैं 2 से इंटू कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 24 रेशियो 36। अब देखो इक्वल हैं, यहाँ पे B क्या है 20, यहाँ पे B क्या है 20, यहाँ पे C क्या है 24, यहाँ पे क्या है 24। हाँ अब इक्वल हैं, तो अब देखो कैसे हो जाएगा 15 रेशियो B क्या है 20 और C क्या है मेरे पास में, आप देख सकते हो 24, और जो D है वो क्या है 36। तो मैं कह दूंगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या हो जाएगा 15 20 24 एंड 36, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि एक तरीके से कैलकुलेशन बढ़ जा रही है मेरी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस वाले मेथड को यूज नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अब आपको सेकंड और थर्ड मेथड बताता हूँ, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख लूँगा A B को और B C और C D, ठीक है। B के नीचे B, C के नीचे C, ठीक है। अब देखो पहला मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली इंटू कर दूँ सबकी आपस में। तो पहला क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा N1 N2 और N3, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाएगा D1 D2 D3, ठीक है। तो लास्ट में बाद में करता हूँ। अब देखो सेकंड कैसे बनेगा, क्योंकि पहला पता लगा लोगे आसानी से, सेकंड पता लगा लोगे, ठीक है। तो जो 2 रेशोज वाला था उसमें तो ये भी आसानी से हो जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, N3 को कैसे करेंगे पता है, D1 N2 N3, ठीक है। सेकेंड वाला होगा, पहला वाला इस तरीके से हो गया, सेकेंड हो जाएगा D1 N2 एंड N3, कैसे D1 N2 N3, ठीक है। थर्ड वाला कैसे होगा D1 D2 N3, कैसे होगा D1 D2 N3, और लास्ट तो आपको पता ही है D1 D2 D3, ठीक है। लास्ट क्या हो जाएगा D1 D2 एंड D3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको भी मैं आसान बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही रहने दूंगा, नहीं, इसको भी मैं इस तरीके से कर दूंगा कि आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आसानी से आप समझ जाओगे। अब आप ये देखो कि हमारे पास नंबर कितने हैं। नंबर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, ठीक है। तो 2 और बनाने, इधर की साइड बनाने हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा D1, और एक बार और कॉपी कर दूंगा D1। यहाँ पे D2 है तो मैं इसको एक बार इधर कॉपी कर दूंगा, क्या हो जाएगा D2। जहाँ पे जगह है उनको फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इधर आऊँगा तो मैं इसको N2 को कॉपी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है N3 है, तो N3 को मैं एक बार यहाँ पे लिख दूंगा और एक बार मैं N3 को यहाँ पे लिख दूंगा, इस तरीके से कॉपी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या N1 N2 N3, ठीक है, D1 N2 N3, ठीक है, D1 D2 N3, D1 D2 N3, ये क्या D1 D2 D3, D1 D2 D3, ठीक है। आप देख सकते हो बड़े ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से लिखना है और फिर जो जगह खाली है उसको फिल कर देना है। इसको इधर एक्सपेंड कर दो और इसको इधर, यानी कि जहाँ पे जगह है एक्सपेंड करने की उसको सेम कॉपी कर देना है आगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसको जो कंबाइन करना है 3 रेशोज को, इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या आ जाएगा, ये जो भी नंबर्स गिवन होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैंने अभी किया था पहले मेथड से, उसको मैं इस तरीके से अभी करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, कंबाइन से, ठीक है, रेशो कंबाइन से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चंस को मैंने अभी सॉल्व किया था, ठीक है, जो सिंपल एक डायरेक्ट मेथड होता है उससे। अब देखो ये है हमारे पास AB BC CD गिवन है, आपको AB को क्या लिखोगे, एक चीज़ याद रखना, पहले ये देखना कॉमन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ पे C कॉमन है, ठीक है, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखोगे 3:4, AB है और ये BC है, तो B के नीचे B आएगा 5:6 और C के नीचे C आएगा तो 2:3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी जगह खाली है, 1 2 3 4, 4 नंबर्स है ना हमारे पास। इसके नीचे क्या, अभी देखो इसके नीचे चाहिए तो मैं इसको 5 को इधर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, पेन में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 5 को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और 4 को मैं एक बार यहाँ पे कॉपी करूँगा और एक बार यहाँ पे कॉपी करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे 6 को ले आऊँगा, यहाँ पे मैं 2 को ले आऊँगा
और यहाँ पे भी मैं 2 को ले आऊँगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा कितना होता है 15, देखो सॉरी हाँ 5 3 जा 15, 2 जा 30, और ये क्या हो जाएगा रेशियो, ये क्या है ए बी बी सी सी डी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा आपके पास में 5 4 जा 22 40, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में 6 4 जा 24 2 48, और ये हो जाएगा आपके पास में 72। लेकिन आप देख सकते हो वहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा था, वहाँ पे क्या आ रहा था 15 20 24 एंड 36। हमने और सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया हर एक रेशो को, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था जो रेशोज होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो बड़े ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। कैलकुलेटर जो कैलकुलेशन थी हमारी, कैलकुलेशन को हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 होमवर्क हैं, ठीक है, आपको घर से करके लाना है। ए बी बी सी गिवन है, ए बी सी निकालना है, और इसमें ए बी बी सी सी डी गिवन है, ए बी सी निकालना है। एक और आपको निकालना है, ठीक है, वो है ए बी सी, ये भी आपको निकाल के लाना है, ठीक है। ये 3 निकालना है, ठीक है। और या फिर नहीं ये मत निकालना है, ठीक है, ये थोड़ा आपको अजीब हो जाएगा क्योंकि, ठीक है, ये आप निकाल के लाना ए और डी का डायरेक्टली निकालना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले बताया था ये आपको बहुत पहले, ठीक है। ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाया था मैंने परसेंटेज में, उसमें बताया था ए और डी चाहिए, पहला और लास्ट चाहिए। तो पहला क्या करना है, पहला जो भी पहले नंबर से उनका मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट के लिए लास्ट का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको करने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि मैंने ही आपको ये बता दिया है, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको घर से करके लाना है, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि रेशियो क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, और कंबाइन कैसे करते हैं 2 रेशियोज या 3 रेशियोज को, ठीक है। अब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। एक्चुअल में टीचर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर वो प्रोपोर्शन को रेशियो के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं। वैसे एक ही बात है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको इन डेप्थ इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ, तो हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो लेटर से आपके घर पे एक टीवी है जिसका साइज 40 सेंटीमीटर वाइड है और 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। अब यदि आप उस टीवी को ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक में, तो ऐसा तो नहीं कि आप इतना ही बड़ा ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप उसके साइज को स्केल डाउन कर दोगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्केल दी साइज डाउन, ठीक है। हम क्या कर देंगे, जो उसका साइज है उसको स्केल डाउन कर देंगे। लेकिन एक बात आप याद रखना कि जो उनकी वाइड है और जो हाइट है, जो उनकी ब्रेथ और हाइट है, उसका रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेटर से आपने किया होगा, ये आपके फ़ोन में एक पिक है, ठीक है, आपकी, ठीक है, और आप क्या करते हो, आपकी पिक है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है आपकी, आप इसको छोटा करते हो, ठीक है। जब आप इसको बड़ी डिस्प्ले पे देखोगे तो ये बड़ी दिखेगी, लेकिन जब आप फ़ोन में देखोगे छोटी डिस्प्ले पे, तो ये ऐसा ना हो कि ये इस तरीके से दिखे, ठीक है। इस तरीके से नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वाइड ना हो जाए, ना ही इस तरीके से हो कि ज़्यादा टॉल हो जाए, ठीक है। ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी इस तरीके से, ठीक है। जो इसका रेशियो है हाइट का, और जो इसका जो फैट है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो ब्रेथ और हाइट है, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो रेशियो बदल गया है, ठीक है। कई बार होता क्या है, जब हम पिक्चर को रिसाइज करते हैं तो वो इस तरीके से हो जाती है। लेटर से हमारे पास कोई पिक्चर इस तरीके से है, ठीक है, और मैं उसको रिसाइज कर रहा हूँ, तो वो कई बार ऐसी मतलब वाइड ज़्यादा हो जाती है, कई बार टॉलर हो जाती है। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि बिल्कुल उसी सेम रेशो में होनी चाहिए वो, ठीक है, उसी सेम रेशो में छोटी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक ये ठीक है, ये करेक्ट है और ये दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। ये लेटर से आपका टीवी वाला एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। ये 40 और 30 सेंटीमीटर का ये एक टीवी है, ठीक है। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। अब ये बात आती है कि ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो यहाँ पे रेशियो क्या है हमारे पास, 40 और 30, ठीक है। रेशियो जो एक्चुअल है, ठीक है, जो एक्चुअल है उसका रेशियो है 40:30, ठीक है। अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4:3 कर सकता हूं मैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको 10 और इसको आप 4 से नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा फ्रैक्शन नहीं करना है हमको, ठीक है। तो मैं इसको क्या करने की कोशिश करता हूँ,
अगर हम इसको 12:9 कर सकते हैं, ठीक है, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 20:4 5 जा 20 और 3 5 जा 15 ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई भी साइज जो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये और ये एक ही बात है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन। हमने देखा जो हमारा एक्चुअल टीवी का साइज है वो है 40:30, ठीक है। अब यदि हमारे पास नोटबुक जो अवेलेबल है वो छोटी है, उसमें 4:3 यानी कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का ही बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे, ठीक है, तो ये करेक्ट है। लेकिन यदि मैं इस तरीके से बना दूँ कि जो उसकी लेटर से इस तरीके से पेज है और जो उसकी हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर, और सॉरी जो हाइट है उसको मैं 4 सेंटीमीटर कर देता हूँ, और जो उसकी वाइड है जो चौड़ाई है उसको मैं 3 सेंटीमीटर रहने देता हूँ, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो रेशियो है वो तो मेंटेन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी पिक्चर्स हैं वो खराब दिखेंगी, ठीक है, जो वीडियो है वो इस तरीके टॉलर दिखेगी, ठीक है। अगर आप एक्चुअल टीवी में इस तरीके से देख रहे हो तो अब ये इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता, इसको 2 कर देता, और जो इसकी वाइड है उसको मैं 4 की जगह क्या कर देता, 5 कर देता, और जो इसकी हाइट है उसको 2 कर देता, इसको 5 इसको 2 कर देता, तो अब ये इस तरीके से मेरी इमेज दिखती, ठीक है, इसी तरीके से दिखती ना, तो ये दोनों गलत हैं। मुझे क्या चाहिए, मेरा टीवी ऐसा हो जो मैं अपनी नोटबुक पे बना रहा हूँ, जो उसका रेशियो है वो किस रेशियो में होना चाहिए, 4:3, ठीक है। अब चाहे तो ये 4:3 हो सकता है, ठीक है, 4:3 हो सकता है, या फिर 8 और 6 हो सकता है, या फिर 12:9 हो सकता है, 20:15 भी हो सकता है, राइट, इनमें से कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर 16 और 12 भी हो सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सारे इक्विवेलेंट हैं, एक ही मीनिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोपोर्शन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो मैंने पता लगाया जो मेरा एक्चुअल टीवी है उसका रेशियो लेटर से 40:30 है और इसका 4:3 है, ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, 4:3, ठीक है, प्रोपोर्शन 40:30, ठीक है, या फिर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40:30, ये क्या इक्विवेलेंट का साइन है, ठीक है, 4:3, ठीक है। अब एक और इंग्लिश का एग्जांपल देता हूँ, लेटर से आपने देखा होगा यहाँ पे नाइफ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कट, ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शन या इक्विवेलेंट का साइन है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेन और यहाँ पे ये छोड़ा हुआ है, तो आप आइडिया लगा सकते हो यदि नाइफ काटने का काम करता है तो जो हमारा पेन होता है वो क्या किसका काम करता है, राइट का, तो यहाँ पे राइट लिख देंगे हम, जो ऑप्शन राइट होगा उसको टिक कर देंगे, ये यही वो प्रोपोर्शन है, ठीक है, यही तो मीनिंग होता है इसका, ठीक है, दोनों का मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके साथ रिलेट करती है, सिमिलरली इसकी प्रॉपर्टी भी इसके साथ रिलेट करनी चाहिए, ऐसा ना हो मैं यहाँ पे रीड लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि रीड का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ भाई, पेन से रीड करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, 40:30 एज सेम एज 4:3, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल रेशियो से, आप कह सकते हो, या फिर मैं इसकी जगह इक्वल भी लगा सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है, इक्वल भी लगा सकता हूँ, ठीक है, ये गोला बनाने की जरूरत नहीं है, ये सर्कल नहीं बनाना है, ठीक है, लेटर से, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ 40:30 इज इक्वल टू 4:3, एक ही बात है। और ठीक है, दूसरा इसको आप क्या लिख सकते हो, 40:30 एज सेम एज 4:3, ठीक है। देखो इज टू का मतलब क्या होता है, रेशियो, और एज सेम एज का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये है प्रोपोर्शन का टोटल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे यदि मैं आपसे बोलता हूँ 40:30 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, मैं ये बात कह सकता हूँ कि 40:30 प्रोपोर्शन में है। लेकिन यदि मैं इस तरीके से लिख देता 40:30 ये प्रोपोर्शन है और यहाँ पे लिख देता 5:3, तो ये गलत हो जाता, मैं फिर क्या कहता कि 40:30 5:3 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आपको प्रोपोर्शन का जो बेसिक मीनिंग है, जो डेफिनेशन है वो समझ आई होगी, ठीक है ना।
अब देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, याद कर, मतलब जब आप रिवाइज करो तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। व्हेन टू रेशोज आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन एंड वी कैन से दैट 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। टू रेशोज बोले तो ए बी और सी डी, हमारे पास 2 रेशो हैं, ए बी रेशो, एक है ए रेशो बी, एक है सी रेशो डी। यदि ये इक्वल हैं तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे ही। मैंने अभी आपको एग्जांपल के मतलब एग्जांपल देके समझाया था। अब मैंने एक और थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से मतलब जब आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाए। ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन यदि ये इक्वल है तो, ठीक है। ये आप अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। इफ 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, या फिर ऐसे भी हो सकता था इफ 2 रेशोज आर इक्वल, ठीक है। या तो ये कह लो आपकी 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन या फिर 2 रेशोज आर इक्वल, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अब हमको पहले ये पता लगाना है कि मीन्स और एक्सट्रीम होता क्या है। इस तरीके से हम लिखते थे, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब देखो ये जो एंड कॉर्नर है, ठीक है, एक्सट्रीम एंड जो कॉर्नर है हमारे, इसको हम बोलते हैं ए डी है, तो ये क्या हो गया एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मीन्स, ठीक है। आपको पता लगा एक्सट्रीम्स क्या होता है और मीन्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट यदि मैं करता हूं तो ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है। अब हम कैसे इस बात को मान लें कि इक्वल होगा, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने अभी आपको बताया था 40/30 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 40/30 इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे आप प्रोपोर्शन का साइन बना सकते हो, ठीक है, 4/3। तो मैं कहूँगा कि 40 × 3 इज इक्वल टू 3 × 40। तो क्या ये होगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 40/30 कितना हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 3/4 क्या हो जाएगा, हाँ 34 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 120। तो इक्वल है, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लो, यदि वो दोनों इक्वल हैं, 2 रेशियोज इक्वल हैं, या फिर 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, तो उनके जो मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इक्वल होगा एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट का, ठीक है। ये बात आपको समझ आई, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, लेटर से उन्होंने एक 4/3 एक रेशियो दे दिया आपको, या फिर इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। लेटर से उन्होंने एक रेशियो दे दिया आपको A/3 प्रपोर्शन 5/6, ठीक है। उन्होंने पूछ लिया कि ए की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो आपको पता है 3 × 5 इज इक्वल टू A × 6, तो मैं कह दूंगा A × 6 इज इक्वल टू 3 × 5 अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो यही बताती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, तो A कितना हो जाएगा 15/6, ठीक है। तो ये 3 × 5 = 15 एंड 3 × 2 = 6, तो A कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, तो 2.5/3 इक्वल टू 5/6 इक्वल है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इक्वल है, क्योंकि इसको भी जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2.5/3 लिख सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी पूछते हैं कई बार। अभी एक और मैं आपको ट्विस्ट बताता हूं इसमें, कई बार होता क्या है कि वो रेशियो दे देते हैं और वो पूछते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट प्रोपोर्शन, व्हाट इज सेकंड प्रोपोर्शन। लेटर से उन्होंने इस तरीके से एक रेशियो दे दिया A3 प्रपोर्शन B6, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने एक आपको एग्जांपल दे दिया है। अब उन्होंने पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो अब अगर आपको यही नहीं पता कि थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है तो आप बताओगे कैसे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि जो पहला नंबर होता है, जो पहला नंबर है वो क्या होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन और ये फोर्थ प्रोपोर्शन। कुछ भी नहीं है, सेम है। लेकिन अगर आपको कई बार नहीं पता होता तो इसलिए देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक था जो भी प्रोपोर्शन का है। अभी हम प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि कैसे प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन मीन प्रोपोर्शन क्या होगा √AC एंड थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा B²/A, ठीक है। लेटर से पहले हमने क्या देखा था A/B प्रपोर्शन C/D, ये क्या थे डिफरेंस थे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका मतलब था A/B = C/D। यहाँ पे क्या है ये सेम है, ठीक है। कैसे A/B = B/C, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे ए क्या है फर्स्ट प्रपोर्शन, बी क्या है सेकंड प्रपोर्शन, सी क्या है थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, सेम बात है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखो ये बी है तो ये सेकंड प्रपोर्शन, ये थर्ड नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ही तो है। ठीक है, दोनों नंबर सेम है। ठीक है, अब देखो एक दूसरी बात कि अब उन्होंने पूछा कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मीन क्या होता है ये। ठीक है, अब देखो वहाँ पे क्या था सी, बी और सी था, यहाँ पे क्या बी ही है, तो मीन बी इंटू बी नहीं होगा। ठीक है, मीन बी इंटू बी नहीं होगा, मीन क्या होगा यहाँ पे सिर्फ बी होगा। ठीक है, मीन क्या होगा यहाँ पे सिर्फ बी होगा। ठीक है, अब देखो मीन निकालते कैसे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली भी कर सकते हो और मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी और इक्वल टू बी अपॉन सी। बी की यहाँ पे इंटू करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और ये यहाँ आ जाएगा ए सी, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, तो बी क्या हो जाएगा अंडर रूट ए सी। तो आप देख सकते हो मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मीन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो अंडर रूट ए सी। ठीक है, यानी कि अंडर रूट में रख देंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, अब कई बार क्या होता है वो पूछ लेते हैं कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, तो थर्ड प्रपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ। यहाँ से देखो बी स्क्वायर इजिकल टू क्या है, यहीं से देख लो बी स्क्वायर है हमारे पास में ए सी। ठीक है, हमारा थर्ड प्रपोर्शन क्या है सी। ठीक है, सी कैसे निकालेंगे, यहाँ से सी हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, कोई भी डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो मीन आपने निकाल लिया और जो थर्ड प्रपोर्शन है वो कैसे निकालोगे आप, थर्ड प्रपोर्शन निकालोगे आप इस तरीके से कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ से सी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से आप थर्ड प्रपोर्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। ये जो मैंने दो प्रॉपर्टी बताई है ना प्रपोर्शन की, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया है डिटेल में, वरना कोई मतलब नहीं था इनको डिस्कस करने का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से एप्टीट्यूड चेंज हो रहा है ना, तो हो सकता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आएँ जो आपको नहीं पता होती और वो की जो कि बेसिक है। ठीक है, हो सकता है आपको प्रपोर्शन बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं पता होती कई बार। ठीक है ना, अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 45, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया सी। ठीक है, ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी, तो यहाँ पे बी क्या होता था अंडर रूट ए सी। ठीक है, अब आपसे मीन प्रपोर्शन पूछा है, मीन क्या होता है बी, निकाल दो। कैसे कर दोगे आप, यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 45। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 5 5 कितना होता है 25 का कितना हो जाएगा 5 और 5 4 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, तो ये आपको पता है कितना होता है 15। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो मीन प्रपोर्शन होगा 5 एंड 45 के बीच में वो क्या होगा 15 होगा। ठीक है, तो बी क्या होगा 15, ए क्या है 5 और सी क्या हो गया 45। ठीक है, या फिर देखो आपको ए पता है और सी पता है, आपको पता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास में 5, बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है और सी क्या है 45। ठीक है, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इंटू 5, बी कितना हो जाएगा अंडर रूट 45 इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी हमने रेशियो प्रपोर्शन को डिटेल में पढ़ लिया, उसकी जो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो आने वाली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी रेशियो प्रपोर्शन की बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में, और उससे अगली वीडियो में हम लोग PYQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज।